नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी ने गुरुवार को जीआरपी थाना आजमगढ़ के नवनिर्मित थाना भवन व फ्री फैब्रिकेटेड भवन का उद्घाटन किया। आजमगढ़ के नवनिर्मित जीआरपी थाने और फ्री फैब्रिकेटेड बैरक शुभारंभ करने पहुंचे जीआरपी के अपर पुलिस महानिदेशक श्री प्रकाश डी ने हवन पूजन करके जीआरपी थाने का शुभारंभ किया। अमृत भारत योजना के तहत देश के जिन रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, उनमें आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। ऐसे में लगातार रेलवे स्टेशन की सुंदरता, सुरक्षा को लेकर सरकार और अधिकारी प्रयासरत हैं। इसी क्रम में जीआरपी के एडीजी जिले के दौरे पर आए थे और अधिकारियों के साथ बैठक करके यात्रियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण की रोकथाम को लेकर चर्चा भी की। आपको बता दें कि पहले जीआरपी थाना रेलवे स्टेशन के सामने स्थित था। पुराना भवन होने के कारण अब थाना रेलवे स्टेशन के अंदर बनाया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जीआरपी के एडीजी श्री प्रकाश डी ने कहा, आज का दिन राजकीय रेलवे पुलिस के लिए स्वर्णिम दिन है और इसी के लिए आज मैं लखनऊ से चलकर आजमगढ़ आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें थाना की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर और डीजीपी की देखरेख में 40 लाख रुपए की लागत से नए थाने का निर्माण किया गया है। एडीजी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जीआरपी के 65 थाने हैं। हमारा प्रयास है कि सभी स्थानों के भवन अच्छे हों और सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जिसमें कर्मचारी बैठकर काम करते रहे, कर्मचारियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इस थाने पर भी कंप्यूटराइज व्यवस्था करने के साथ साथ वाईफाई भी लगाया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन मुस्कान और मिशन शक्ति का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। जीआरपी के एडीजी श्री प्रकाश डी का कहना है कि जीआरपी का जो मुख्य दायित्व है वह अपराध नियंत्रण करने का है। यह अपराध चाहे प्लेटफॉर्म पर हो या ट्रेन में हो या किसी यात्री के साथ हो, यात्रियों को किसी तरह की सुविधा ना हो, इसके साथ ही यात्रियों के साथ किसी तरह की घटना ना हो, यह हमारी कोशिश होगी। जीआरपी का यह थाना मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन में टिकट दलालों पर विशेष नजर रखी जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उद्घाटन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा, पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी रेलवे जनपद बलिया, प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी जनपद आजमगढ़ व अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। ये एक स्वर्णिम दिन है और इस क्षेत्र के लिए और विशेष तौर पर आजमगढ़ जनपद के लिए मैं अपर पुलिस महानिदेशक राजकीय रेलवे पुलिस प्रकाश लखनऊ से चल के इधर आया हूं आप लोगों के बीच में। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन में जीआरपी थाना का शुभारंभ आज आप लोगों के सामने किया गया है। मेरे साथ जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और रेलवे पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, जिनके मुख्यालय गोरखपुर, जिनके कार्य क्षेत्र में आजमगढ़ आता है, अपर पुलिस अधीक्षक और प्रभारी जिलाधिकारी जो मुख्य विकास अधिकारी, क्षेत्राधिकारी जीआरपी और जीआरपी के सभी ऑफिसर्स, जनपद आजमगढ़ के सभी पुलिस ऑफिसर्स, आरपीएफ के और रेलवे के अधिकारीगण, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, थाना और वाहन, वायरलेस और बाकी चीज़ें अच्छा होना है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से डीजीपी महोदय के देखरेख में लगभग 40 लाख के खर्चा में ये नया थाना, हमारा कोशिश ये है सभी थाना का जो भवन है वो अच्छा हो, सारे सुविधा उसमें हो, जिसमें हमारे कर्मचारी बैठ के काम करते हैं
उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये डीजीपी साहब का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखरेख में हम लोग ये किए हैं। ये जो ताना है आज जिसके शुभारंभ किया गया है, इसमें जितने भी जो काम जीआरपी कर्मचारी द्वारा किया जाएगा वो सारे कंप्यूटराइज्ड है। वाईफाई इसमें लगा हुआ है। जैसे मैंने आपके सामने दिखाया, जो ऑप्स ग्रेनेड और ऑप्स मुस्कान, ऑप्स मिशन शक्ति, ये सब का हम लोग यहाँ पे क्रियान्वयन करेंगे। जीआरपी का मुख्य दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है अपराध नियंत्रण, चाहे ट्रेन में या प्लेटफॉर्म में यात्री के किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यात्रियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ये हमारा कोशिश है। तो इसमें ये जो नया ताना भवन जो लोकार्पण किया गया है, मुझे उम्मीद है ये मील का पत्थर साबित होगा। मेरे ओर से आजमगढ़ जनपद के सभी वासियों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और सभी रेल यात्रियों से मैं आपके जरिए अनुरोध करता हूं, जीआरपी, आरपीएफ, पुलिस या जो भी सुरक्षा एजेंसी है, जो निर्देश आपको देते हैं कृपया करके उसको पालन करिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके सहायता के लिए। धन्यवाद। देखिए, जो भी इस प्रकार के जो व्यक्ति है उनके ऊपर हम निगाह रखेंगे और सिस्टम में इस प्रकार के व्यक्तियों की कोई भूमिका ना हो, ये हमारे कोशिश है। सेवा पखवाड़ा दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत गुरुवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व व कृतित्व न्यू इंडिया एट 2047 तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं व उपलब्धियों पर आधारित 15 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात विधान परिषद सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसकी सराहना की गई। विधान परिषद सदस्य ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रदर्शनी अपने आप में खास है, इसे जरूर देखें। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी आगामी 2 अक्टूबर तक लगी रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी को देखकर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व व कृतित्व न्यू इंडिया एट 2047 तथा प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में संचालित विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं व उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से निकलकर आज अपने मेहनत, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण ही भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। उन्होंने कहा कि उनके मेहनत से जो हम लोगों को प्रेरणा व कार्यों को देखने का अवसर मिल रहा है, वह निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है। हम सभी को भी इसका अनुश्रवण करते हुए अपने देश, प्रदेश व जनपद को विकसित बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री के संकल्प 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाए जाने की दिशा में प्रत्येक वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर उनके दरवाजे तक योजनाओं का पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे गरीब, मजदूर प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है। विधान परिषद सदस्य ने छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अवगत कराया। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि 2047 में जब आप युवा होंगे, उस समय विकसित भारत कैसा होना चाहिए, उसके बारे में QR कोड को स्कैन करके अपना सुझाव दे। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर एवं राहुल चिल्ड्रेन एकेडमी रैदोपुर के छात्र छात्राओं ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक आनंद सिंह, अन्य प्रतिनिधि एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर के सहायक अध्यापकगण दिनेश कुमार सिंह, निखिल उपाध्याय, अभिषेक राय, सुशीम तथा अन्य संबंधित एवं मीडिया प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर जमीन छीने जाने का आरोप लगा, किसानों ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन। हवाई अड्डे के सर्वे को तत्काल निरस्त करने की मांग। बता दें कि किसान एकता समिति बलदेव मंदूरी के तत्वाधान में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर जमीन छीने जाने का आरोप लगा। गुरुवार को किसानों व ग्रामीणों ने चर्च चौराहे से जुलूस निकाल प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नामित ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट प्रकाश रंजन राय ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से किसानों व ग्रामवासियों का विकास नहीं, विनाश होगा। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर बहुफसली जमीनें छीनने का प्रबल विरोध होगा। अधिकारियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण से विकास होगा। भारत सरकार द्वारा जब कह दिया गया है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो हमारी मांग है कि किसी भी तरह का सर्वे नहीं किया जाए और किसी भी प्रकार के विस्तारीकरण की योजना भी न बनाई जाए। इस दौरान अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, महेंद्र यादव, किसान नेता राजीव यादव, डॉक्टर राजेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, साहब लाल, नंदलाल यादव, साहबदीन, सुभाष यादव, एडवोकेट सल्टू यादव, सुनील यादव आदि ने ज्ञापन दिया। आज हम लोग डीएम साहब का ये ज्ञापन देने आए हैं कि हवाई अड्डे का जो विस्तारीकरण का इनका प्लान है, इसको रद्द किया जाए। इसके पहले भी जो है 2 बार हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का प्लान हुआ था, उसका भी हम लोग विरोध किए थे और इसका भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो घर उजड़ जा रहे हैं, लगभग 150 या 170 घर उजड़ जा रहे हैं और ज़मीनें बहुत जा रही हैं, तो उसके बदले में कहीं इनका तो प्लान कुछ है नहीं कि उसके बदले में देंगे कहाँ। जबकि सरकार का जो उसमें एक्ट है, उसमें संशोधन हुआ रिहेबिलिटेशन का, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये बस पूरी ज़मीन हड़प लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्या प्लान है, किसानों का कुछ नहीं। तो आज उसका हम लोग ज्ञापन देने आए हैं इनके यहाँ। इसके पहले भी दिया गया था और आज फिर उसी के बारे में ज्ञापन दिया है कि जो किसानों की ज़मीन है उसको हड़पाना, जो हवाई अड्डा है इस समय वर्तमान में उसी को चालू रखें और हर हवाई अड्डे को विस्तारीकरण मतलब उसको इंटरनेशनल बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जब बगल में आपका बाबतपुर है, उसके बाद आपका अयोध्या है, लखनऊ है, गोरखपुर है, तो हर जगह आप कनेक्टिविटी दे दीजिए, इसको राष्ट्रीय रहने दीजिए। हर राष्ट्रीय अड्डे को इंटरनेशनल बनाने क्या मतलब है? आखिर जो किसानी को ज़मीन चली जाएंगी उसके बदले कहीं ज़मीन आप दे रहे हैं या उसके बदले में घर आप कहीं दे रहे हैं, कहीं आवाज़ नहीं, कोई प्लान नहीं है, बस ज़मीन हड़प लो। तो ये दादागिरी, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही नहीं चलेगी सरकार की। लोगों की मांगे हैं कि ये हम निम्न स्तर के किसान हैं, अगर हमारी ज़मीनें आप ले लेंगे, आजीविका का साधन है, हमारी पीढ़ियों का दर पीढ़ियों का आजीविका है, रोजगार का भी साधन है, उसी से हमारे पशुपालन भी चलते हैं, बहुत सारे रोजगार मिलते हैं जिससे हम जीते खाते हैं। अगर आप उसको ले लेंगे, उजाड़ देंगे, जो हमने बहुत खून पसीने से उसको उपजाऊ ज़मीन बनाया है, जिससे हम भारत की विकास में भी सहयोग करते हैं और अपना पेट भी भरते हैं, तो जो बनी हुई संपदा है अगर उसका विनाश करके कैसा आप विकास कर रहे हैं? अगर आपको बनाना है तो जहां अनुपजाऊ ज़मीन है वहां पे बनाइए। हमारी मांग है कि ये जो विस्तारीकरण सर्वे का प्लान है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि हमारे पुरखों, हमारे जितने बुजुर्ग हैं सब तनावग्रस्त हैं। हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, कम से कम 2022 में हमने मानव श्रृंखला बनाई, इसके बाद खिरियाबाग में आंदोलन चला, आंदोलन में लोकसभा राज्यसभा में मुद्दे भी उठे, फिर सरकार के मंत्री ने कहा कि वहाँ पे विस्तार का कोई प्लान नहीं है। फिर 25 अगस्त को पेपर में निकलता है कि एसडीएम सगड़ी ने कहा कि फिर से विस्तार होगा, फला फला गांव जाएगा। तो जब पेपर में नाम आया तो हम लोगों के परिवार के लोग तनावग्रस्त हो गए हैं। कोई बीमार पड़ रहा है कि अब हमारा तो घर गया, हमारा ज़मीन गया, हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, हमारी गारंटी कौन लेगा कि हमारी पीढ़ियाँ कैसे जिएंगी। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में बुधवार की शाम 9वीं की छात्रा का गला कटा शव कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 13 वर्षीय दीप्ति यादव पुत्री रामाश्रय यादव के रूप में हुई है, जो जियनपुर बाजार के एक विद्यालय में पढ़ाई करती थी। परिजनों का कहना है कि दीप्ति पहली मंजिल पर पढ़ाई कर रही थी, इसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली। सूचना पर सीओ सगड़ी अनिल वर्मा, कोतवाली प्रभारी परमात्मा मिश्रा, उप निरीक्षक पवन यादव और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण एडिशनल एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने भी किया।
दीप्ति 2 बहनों और एक भाई में सबसे छोटी थी। घटना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है और मां शिमला यादव का रो रोकर बुरा हाल है। इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि छात्रा ने धारदार हथियार से गला काटकर आत्महत्या की है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया पढ़ाई को लेकर परिजनों द्वारा दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सर अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम रावत यादव है, दाऊदपुर से हूँ। मेरी बच्ची 9वीं में पढ़ती थी। परीक्षा के डिप्रेशन में आकर उसने अपने चाकू से गला रखा। कहाँ पढ़ती थी सर? बिल्कुल पब्लिक स्कूल की। क्या हुआ, कैसे हो गया इस कहाँ, मतलब घटना का स्थल क्या है? घर के हुआ है? घर के नहीं, घर पे हुआ है। घर पे उसने छत के ऊपर जाकर कर दिया। थाना जीएनपुर के अंतर्गत आज शाम लगभग 5 बजे थाना जीएनपुर के गांव दाऊदपुर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 13 साल की लड़की ने गला काटकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्र अधिकारी और मुझे एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट द्वारा भी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो परिवारजनों ने बताया है कि लड़की को पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रेशराइज किया था, उसी कारण उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। सभी तथ्यों की जांच की गहनता से की जा रही है। बॉडी को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में मत्स्य विभाग की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पखवाड़े कार्यक्रम के तहत जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ने का काम किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। इस योजना का रिव्यू किया जा रहा है। इसमें जो भी लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिस तरह से मुगल लुटेरे औरंगजेब और गाजी सालार को लेकर टिप्पणी की जा रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी उसी सोच के लोग रहेंगे उन्हें सब लुटेरा ही नजर आएगा। ऐसे लोगों को देश के लोगों ने भगाया है। देश में आज भी सुहेलदेव और निषाद राज के वंशज हैं। भारतीय संस्कृति को विखंडित करने वाले यह कौन लोग हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि गाजी सालार और औरंगजेब के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए हैं। राष्ट्रवादी बात करने वाला ही भारत में रहे। बीजेपी से रिश्ते को लेकर हुए सवाल पर सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि भाजपा के छोटे नेता लगातार हमारे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, इससे वोट खराब होगा। भाजपा में रहने वाले कुछ लोग भाजपा की ही हवा निकाल रहे हैं। गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा युवक की हत्या के सवाल पर सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अपराध की जड़ें गहरी थी, जिसे खत्म करने में समय लग रहा है। पिछली सरकारों की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है, अपराधों में कमी आई है। आज हमारे प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर रही है। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। पहले की सरकारों में बड़ी संख्या में मुकदमों के आरोपी विधानसभा पहुंचते थे, पर आज डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव समारोह का पखवाड़ा चल रहा है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सामूहिक दुर्घटना बीमा, एक नेशनल फिशरी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से उनको जोड़ना कि कोई भी मछुआरा अगर उसे डिजिटल पे जुड़ता है अपना मतलब आधार कार्ड और बैंक पासबुक, तो उसके खाते में 100 रुपये आ जाता है और जुड़ के योजनाओं का लाभ लेकर उसके माध्यम से जुड़ सकता है। उनके लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके पास खेती था तो उसको मिलता था, जिसके पास खेती नहीं था नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी से चर्चा जब मैं मुलाकात हुई तो मेरे आग्रह को स्वीकार किया कि भाई मछुआरे उजड़े लोग हैं, देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कार्ड घोषित करके उजाड़ दिया, जमीन जायदाद कुछ है नहीं।
80% मछुआरे भूमिहीन हैं, ऐसे लोग भी कुछ व्यवस्था हो तो उन्होंने एक निर्देश में धन्यवाद दूंगा कि ऑर्डर किया आरबीआई को, और आरबीआई गाइडलाइन जारी किया कि फिशरी सेक्टर में उसके पास कुछ भी अलाइड कोई भी आइडेंटिफिकेशन होगा बिना गारंटी कि उसे 3 लाख रुपए केसीसी दिए जाएंगे, और 4% ब्याज 1 साल के अंदर दे देता, नहीं तो 7% लगेगा। तो आज प्रधानमंत्री जी के उस परियोजना को समीक्षा थी कि जो पैसे दिया था उन्होंने, उसको हमने लगभग 99% खर्च हो चुके हैं, तो उसको इसी देना था और आगे फिर डिमांड करना था। अभी मैंने निर्देश दिया है कि जिन मंडलों में डीजी और प्रमुख सचिव थे और निदेशालय के अधिकारी थे और सभी मंडल के जो डीडी जो उन्हें जिम्मेदार बनाया गया कि जितनी परियोजना है प्रधानमंत्री से अनुदानित है कि 60% महिलाओं को, 40% पुरुष को, 60% एससी या महिला है तो 60%, सब पुरुष है तो 40%, ऐसे में उनको दिया जाए। और ये जितनी संचालित योजनाएं हैं उसमें जिनको हम फाइनल पैसा दे चुके हैं उसको जाकर ट्रेनिंग कराया जाए, उनसे एक सक्सेस वीडियोज़ बनाए जाए, उनको मदद की जाए, अगर पैसा नहीं है तो केसीसी करा के सहायता दी जाए, उसके मार्केटिंग की व्यवस्था कराई जाए, उसको हम ट्रेंड करके मछली का उत्पादन बढ़ाया जाए, उसको जो भी सुलभ सुविधाएँ हैं, सड़क नहीं है, उसको बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो सभी अधिकारी ये सब करके उस संचार प्रधानमंत्री के उस इस पखवाड़े में पूरे जांच करके उसको आगे बढ़ाया जाए। गाँव में एकता दिखी 35% आरक्षण, अपर कास्ट में एकता दिखी 10% दिखा गया, अब निषादों में एकता दिख रही है तो इनका भी हो जाएगा। सर एक सवाल और लेना चाहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने सुहेलदेव राजभर जी को लुटेरा बोला, इस पे बड़ा विवाद हो रहा है। होता कि हमारे यहाँ रामायण में लिखा कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसे वो मूरत देखता है। तो लुटेरे थे, मुगल लुटेरे थे, अंग्रेज लुटेरे थे, इनको देश के लोगों ने भगाया। तो उस सोच के लोग जो भी रहेंगे उन्हें सब लुटेरा नजर आएंगे। तो देश में सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, निषाद राज के वंशज हैं, हम ये राजा महाराजाओं, ये भारत जो है भारतीय संस्कृति का है। ये भारतीय संस्कृति को विखंडित करने वाले कौन हैं, नष्ट भ्रष्ट कौन करने वाले लोग हैं, राष्ट्र को लूटने वाले लोग कौन है, सब जानते हैं। आज के दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो टिप्पणी अमर्यादित शब्दों का, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, यहाँ मर्यादित शब्दों की जगह अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर मेरा मानना है। सर वो कह रहे हैं उसको डिफेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव इस तरीके से नहीं तो ठीक है, यहाँ तो जो सलार मसूद के पूजनी थे लोग और जो औरंगजेब के पूजनी थे वो पाकिस्तान चले गए और जो है बांग्लादेश चले गए। अभी सोच के लोग, जो बचे लोग हैं, वो अपने पुरखों को कोसे कि क्यों नहीं वो भाग के गए। अब बचे कुछ लोग हैं वो भी कम से कम किराया भाड़ा हम लोग दे देते हैं और पासपोर्ट वीज़ा भी दे देंगे, यहाँ से चले जाएं और चले जाएं उस जगह पर जहाँ उनके लोग गए थे, उस सोच के लोग। बचे लोगों की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो भारतीय संस्कृति की सोच का जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करें, एकता की बात करें, राष्ट्रवादी सोच की बात करें, वो भारत में रहे, नहीं तो भारत से बाहर चला जाए। जो बीजेपी से नाराजगी चल रही थी, 2 दिन हफ्ते पहले आपने कुछ वार्ता करके कहा था कि ये देखो आज के दिन में मैंने कहा उनको, उसके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, ये जो छोटे नेता हैं जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचारधारा पर चलने वाली है, हम लोग उससे जुड़े लोग हैं, निषाद राज के वंशज हैं, तो अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोग अगर भाजपा में रह के अमर्यादित टिप्पणी करते रहेंगे तो ये वोट खराब होगा, हमारे लोग नाराज़ होंगे। तो अभी तो 43 सीट हार गई भाजपा, तो आगे अगर ये भाजपा में छेद करने वाले लोग रहेंगे, ये फर्जी पीडीए जो बना था उसका असली पीडीए दिल्ली में जाके एक होकर हवा निकाल दिया फर्जी पीडीए का, तो ये खुद ही भाजपा में रहने वाले कुछ लोग भाजपा के में हवा निकाल रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। तो अगर तो माना जाए तो इसका तो निराकरण हो गया। सर आम जनता के सरोकार का एक सवाल, उन्होंने अपराध जो हमला किया, युवक की हत्या कर रहे हैं, तो कहीं लगता नहीं कि सिस्टम को पूरा चुनौती दे रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली सरकार को? देखिए, जो हमारा जो जीरो टॉलरेंस नीति पर उस काम चल रहा है, किसी चीज़ की जड़ें बहुत गहरी अगर हो उसे ख़त्म करने में थोड़ा समय लगता है। तो पेड़ तो जब माननीय योगी जी ने जो कहा था ना सदन में कि हम मिट्टी मिला देंगे, तो मिला तो रहे हैं, अब कुछ बचे हुए वो भी मिल जाएंगे। हर चौराहे पर अब वही होगा जो वो अपराधी सो। अरे बहुत कुछ पिछली सरकार और इस सरकार में अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे
तो बहुत अंतर है। आप ही लोग छापते थे पहले कि कितने अपराधी विधानसभा में पहुंचे हैं, कितने अपराधी, कितने मर्डर कैसे वहां पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज कम से कम जहां से संरक्षण मिलता था वहाँ अपराधियों का जाना, आप जैसे लोग धन्यवाद दूंगा, बंद हो गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नौजवान, किसान अब जा रहे हैं। तो अब वो एक प्रक्रिया हो गया। आप देखे होंगे कि अपराध में बहुत कमी आई है। ये छुट फुट जो है ये करना है, इस पर मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते, कितना बड़ा दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब देखिएगा हो रहा ना, त्वरित कार्रवाई हुई नहीं, 24 घंटे के अंदर पकड़े गए ना। यही हमारे पहले ही अपराधी संरक्षण प्राप्त थे, अब उनको सजा दिलाने में काम होगा। वो ग्राफ देखिए कि पहले सरकारों में कितना सजा दिलाया गया अपराधियों को, मेरी सरकार में कितना दिलाया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलाया में आप भी सक्रिय हैं और आपके बड़े भैया भी सक्रिय हैं राजभर में। कितनी सीटों अरे पर पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं भैया। और हम कहानी है आजमगढ़ में दोनों की संख्या अच्छी खासी। यह जितना मुसलमान है उतना निषाद भी हैं, समझ गए ना, हम दोनों बराबर हैं। इसीलिए आप देखो ना, समय आने पर आए थे। नहीं आप तो पीडीए नहीं, पीडीए तो देखो असली पीडीए कहाँ मालूम है। दलितों के नाम पर बसपा बनी, पिछड़ों के नाम पर सपा आई तो क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग बनवाई भाई? क्या कारण था कि निषादों के बच्चे एक चपरासी भी नहीं है, राजभर का बच्चा एक चपरासी भी नहीं है? ये क्या हो रहा बताएं ना। आज के दिन में ये पिछड़ों, आज समझ सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ये सपा और बसपा के ऊपर पीछे से एक तरीके से घूम रहा है कि ये क्या हो गया, अन्य जातियां कहाँ गई। लेदरमैन, मिल्कमैन हो गया, लेदरमैन हो गया, अदरमैन कहाँ चला गया? अदरमैन का तो अदरमैन तो इकट्ठा होगा ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। और इसीलिए हो रहा है कि जिस रास्ते पर चलकर हाथी को मिला, साइकिल वाले मिला, उसी रास्ते पर निषाद और राजभर को मिले। बिहार में बीजेपी के साथ रहेंगे या अलग? अरे हम लोग मर्यादित लोग हैं, एक जहाँ रहते हैं एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं। वो हिंदी नहीं है कि जो कि दिल दिखता है, दल दिखता, दिल नहीं दिखता। हम लोगों का दल और दिल दोनों एक साथ मोदी योगी के साथ है, ऐसा नहीं। आजमगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देने के लिए इस बार गरबा महोत्सव का आयोजन भव्य स्तर पर किया जा रहा है। 27 और 28 सितंबर को डीएवी कॉलेज मैदान में यूपी बिगेस्ट गरबा नाइट का आयोजन होगा। पहली बार गरबा, जो अब तक पूजा पंडालों तक सीमित था, बड़े मंच पर सांस्कृतिक और मनोरंजन के रंगों से सराबोर होकर लोगों के बीच प्रस्तुत होगा। वहीं घनश्याम गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक त्योहार गरबा को बड़े पैमाने पर मनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होकर इसका आनंद ले सकें। आयोजन की खासियत यह है कि इसमें न सिर्फ गुजरात की झलक मिलेगी, बल्कि आजमगढ़ की स्थानीय संस्कृति और कला को भी मंच मिलेगा। आयोजन में भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे, मशहूर डीजे मीरा और डीजे कायरा, साथ ही गायिका प्रियंका पांडे अपनी प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। एवं फोटोग्राफी प्रवीण सोनकर और मीडिया पार्टनर हर्ष फोटोग्राफी के हर्ष सिंह खरवार ने बताया कि आयोजन में मुबारकपुर की साड़ियाँ, निजामाबाद की ब्लैक पोएट्री जैसे लोकल उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस तरह गरबा नाइट केवल नृत्य संगीत तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह स्थानीय व्यापार और संस्कृति को भी मंच प्रदान करेगी। सेफ्टी को लेकर आयोजकों ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, बाउंसर और प्रशासन की निगरानी रहेगी। बिना चेकिंग कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही कार्यक्रम में ग्रुप और सिंगल डांस प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिसमें शहर के विभिन्न डांस क्लास और टीमें भाग लेंगी। जैसा कि हम लोग डीएवी कॉलेज के मैदान में 27 और 28 सितंबर को यूपी बिगेस्ट गरबा नाइट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ये जो गरबा था अब तक आजमगढ़ के पूजा पंडाल के बाहर होता था, उसे हम लोग, हमारी टीम ने एक निर्णय लिया कि इस गरबा को एक बड़े स्थल पर इसको आयोजन किया जाए, जिससे आजमगढ़ की जो जनता है, जो लोग इसका आनंद ले सकते हैं। उद्देश्य है कि जो ये गरबा हमारा एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार है, जिसे हम लोग मिलजुल कर एक बड़े
स्थल पर मनाया जाए। कौन कौन लोग आ रहे हैं और इसकी डेट क्या है और क्या प्राइस है, अगर किसी को टिकट लेना हो तो कैसे? इसमें हमारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, रितेश भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे, डीजे मीरा और डीजे कायरा और प्रियंका पांडे। और टिकट आप सभी लोग बुक माई शो से बुक कर सकते हैं और A1 फोटोग्राफी काली चौरा ऑफिस पर आकर के। क्या प्राइस है? और टिकट का प्राइस जिसमें सिंगल पर्सन 299 रुपये है और डबल है 549 रुपये और 4 पर्सन 4 लोगों का है ये 999 रुपये का। कब ये गरबा लगेगा और कब से कब तक चलेगा? ये गरबा जो है 27 और 28 सितंबर को है, टाइमिंग क्या होगी? शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। शाम 5 रात 11 बजे तक। स्पेशल क्या है? गरबा तो बहुत लोग डांडिया कराते हैं जी। आप क्या अलग कराओगे? जैसे स्पेशल सभी लोग डांडिया करा रहे हैं, इस समय आजमगढ़ गरबा आप देखेंगे तो डांडिया कई जगह पर आयोजन हो रहा है, लेकिन हमारा जो गरबा है जो आयोजन कर रहा है ये बड़े स्तर पर, इसे हम जैसे गुजरात का जो डांडिया है गरबा है हम उसे आजमगढ़ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।